स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना को 45 मिनट्स का टाइम दिया और बोला कि भाई आप रिजाइन करो और बांग्लादेश छोड़ो। आप सोचिए 45 मिनट्स में एक मिलिट्री कू होता है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को वहां से हटा दिया जाता है। और यहां तक कि जिस इंसान ने बांग्लादेश को बनाया था, शेख मुजीबुर रहमान, उनके स्टैचू को भी तोड़ दिया जाता है। हमेशा से ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात करने वाली दो कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, दे रिमेन कंप्लीटली साइलेंट। बांग्लादेश के 53 साल के एग्जिस्टेंस में अब तक 29 मिलिट्री कू हो चुके हैं। और आज की क्लास में हम सिर्फ बांग्लादेश के बारे में ही नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वहां पे कंडीशंस हो रखी हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को अचानक से एक फ्लाइट क्लियरेंस की रिक्वेस्ट करती है। और इस रिक्वेस्ट की क्लियरेंस के बाद वो गाजियाबाद के जो अपना हिंडन एयरबेस है वहां पर लैंड भी करती है। अब आप सोचिए कि एक फॉरेन नेशन के प्राइम मिनिस्टर अपने भारत में क्लियरेंस मांग के यहाँ पे लैंड करें, इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था बांग्लादेश में चल रहे भारी प्रोटेस्ट और क्लैशेस, जिसकी वजह से बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना को 45 मिनट्स का टाइम दिया और बोला कि भाई आप रिजाइन करो और बांग्लादेश छोड़ो। आप सोचिए 45 मिनट्स में एक मिलिट्री कू होता है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को वहां से हटा दिया जाता है एंड देन द कंट्री गोज इनटू अ कंप्लीट क्योस। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में शुरू होता है वहां का एक्सट्रीम वायलेंस। एंटी हिंदू मॉब्स जो है वहां की, वो हिंदुओं के घरों में आग लगाती हैं, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जाता है, वहां पे आग लगाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है शेख हसीना के पार्टी के लीडर्स का, जिनको टारगेट किया जाता है। और यहाँ तक कि जिस इंसान ने बांग्लादेश को बनाया था, शेख मुजीबुर रहमान, उनके स्टैचू को भी तोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो वायलेंट मॉब है वो प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस को लूटने जाता है, वहां तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आयरनी की बात यह है कि हमेशा से ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात करने वाली दो कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, दे रिमेन कंप्लीटली साइलेंट। यूएसए ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी बांग्लादेश में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सच में पॉसिबल है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ कंप्लीट नो। बांग्लादेश और उसके जो काउंटर पार्ट है पाकिस्तान, अगर हम आज के टाइम के ऊपर उनकी कू हिस्ट्री को देखें तो ये हमें कभी नहीं लगता उस एक्सपीरियंस। बांग्लादेश के 53 साल के एग्जिस्टेंस में अब तक 29 मिलिट्री कू हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि इस कू को साइलेंट तरीके से ऑब्जर्व करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहीं वो तो इसके पीछे नहीं? क्या सिर्फ रिजर्वेशन कोटा और इलेक्शन रिगिंग के जो एलिगेशंस हैं वही इस मिलिट्री कू का रीजन थे? या इज देयर एनी फॉरेन हैंड हु इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड बिहाइंड द कर्टन्स रह के वो सारे गेम प्ले को एग्जीक्यूट कर रहा है? ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के फेमस द रिजीम चेंजर के नाम से जाने वाले जो एक उनके डिप्लोमेट हैं, डोनाल्ड लू, उनकी 30 मई 2024 की जो ढाका विजिट थी उसके ऊपर भी लोग शक कर रहे हैं। इन सब क्वेश्चंस के चलते हुए प्रेजेंटली अनस्टेबल या कहें कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वाले बांग्लादेश की वजह से भारतीय जियोपॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और आज की क्लास में हम सिर्फ बांग्लादेश के बारे में ही नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वहां पे कंडीशंस हो रखी हैं। आप जैसे ऑब्जर्व करोगे कहीं पे एंटी इंडियन गवर्नमेंट है, कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, कहीं पे सरकार का तख्ता पलट हो रहा है। तो इन सबको डिटेल में देखेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं अभी शेख हसीना के पास, क्या है ये जो लोग बात कर रहे हैं रशिया फैक्टर, फिनलैंड फैक्टर और फॉर दैट मैटर यूके फैक्टर। क्यों यूएसए ने उनका वीजा रद्द कर दिया? रेफ्यूजी पॉलिसी ना होने के बावजूद भी कैसे और क्यों भारत ने अभी तक शेख हसीना को शरण दे रखी है? भारत के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे अगर हम यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को देखें? क्या है भारतीय गवर्नमेंट का स्टैंड हिंदूज के ऊपर हो रही एट्रोसिटीज को लेकर? और कैसे इंडिया अपनी सोवरेनिटी को प्रोजेक्ट करते हुए अपने बॉर्डर्स और हिंदूज की सिक्योरिटी के लिए एक फर्म स्टैंड लेगा? और लास्टली, अगर इलीगल इमिग्रेंट वेव आया, जैसे कि आपको याद होगा 1971, तो अगर 1971 की स्टोरी रिपीट होती है तो क्या असम जैसी स्टेट जो आज तक उसका रेपरकशन फेस कर रही है वो 1971 2.0 के लिए रेडी हैं? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चैप्टर 1, करंट सिनेरियो ऑफ इंडियाज नेबर्स। इस समय इंडिया एक चक्रव्यूह में फंस गया है जिसको चारों ओर ऐसे देश हैं यहाँ तो आपको मिलिट्री कू देखने को मिलेगा, यहाँ अगर हम देखें वहां पे इकोनॉमिक का क्राइसिस चल रहा है,
और या नहीं तो वहां पे ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो एंटी इंडिया है। बांग्लादेश, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो जियोपॉलिटिक्स को, हमारे सब नेबर्स में से बांग्लादेश ही एक ऐसा अकेला नेबर बचा था जो इंडिया के इंटरेस्ट को एड्रेस कर सकता था। लेकिन अब वहां पर भी आर्मी का राज आ गया है और यह भी हो सकता है कि जल्द ही वहां पे परमानेंट तरीके से एंटी इंडिया और प्रो चाइना गवर्नमेंट पावर में आ जाए। तो चलिए एक बार हम अच्छे से देखते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, उनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी पर इलेक्शन रिगिंग्स के एलिगेशंस लगते हैं। अब सालों से चली आ रही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां की जो मिलिट्री है वो बार बार इसमें इंटरफेरेंस करती है, तो सबको पता ही है। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में अगर हम पिछले 6-7 साल के ट्रेंड को देखें तो पाकिस्तान पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और इसमें मुख्य रोल निभाना है चाइना का। अब अगर मैं आपको चाइनीज डेट ट्रैप के बारे में बताऊं तो इस डेट ट्रैप में फंसे पाकिस्तान पर अब तक $123 बिलियन का डेट है, 123 बिलियन, जिसमें से $78 बिलियन उसे 2026 से पहले चुकाने हैं। अब चाइनीज डेट ट्रैप की वजह से अब जो पाकिस्तान है उसमें चाइना का फुटहोल्ड बढ़ रहा है। साथ ही चाइना के ऊपर यह भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना की सपोर्ट से जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंट अटैक्स प्लान कर रहा है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही रिसेंटली आपको याद होगा कि जो BSF है उसने ये भी एलिज करा था कि जम्मू कश्मीर में लगभग 600 पाकिस्तानी घुस आए हैं और ये पाकिस्तानी कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं बल्कि ट्रेन्ड कमांडोज। तो ये तो सिक्योरिटी थ्रेट हमारे पास है पाकिस्तान का। अब अगर हम दूसरी साइड पे चले, इफ वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ इंडिया और फॉर दैट मैटर द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, हमारे पास देश आता है म्यांमार। म्यांमार की अगर बात करें, अगर रफली आप लोगों को याद हो, तकरीबन 1 फरवरी 2021 को यहाँ पे भी एक मिलिट्री कू हुआ था। अब मिलिट्री कू के बाद यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हुए, बहुत सारे हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के किस्से मिले और सब जगह म्यांमार में भी इंस्टेबिलिटी फैल गई। अब म्यांमार का बॉर्डर समझिए, अरुणाचल के नीचे नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, इन सबके साथ हमारा जो म्यांमार है इसका बॉर्डर टच होता है। अब म्यांमार में वहाँ के जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे कि वो होता है तो वहाँ के जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, वहाँ के बहुत सारे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वो वहाँ की मिलिट्री के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाते हैं। अब अगर हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के चलते म्यांमार की लगभग 68% पॉपुलेशन अफेक्ट हो चुकी है। इस मिलिट्री कू के बाद अगर हम अभी तक समझें तो लगभग 6 लाख लोग वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। कई सारे ह्यूमन राइट अब्यूजेस के किस्से हमारे सामने आए और इन कॉन्फ्लिक्ट से चलते वेस्टर्न देशों ने म्यांमार पर सैंक्शंस लगा दिए। अब आप एक सिनेरियो सोचिए, एक देश जहां पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जनता है ना, मिलिट्री जनता, उसके खिलाफ आ गई है और इन सब को देखते हुए इकोनॉमिकली भी वेस्टर्न नेशंस की सैंक्शन से वो मुल्क क्रिपल हो गया है। अब कैसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो हमारे जो साथ वाला मुल्क है उसके लोग भारत में नहीं आएंगे? कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका अनरेस्ट हमारे साथ नहीं फैलेगा? वो बोलते हैं ना कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है कि वन कैन चेंज इट्स फ्रेंड्स बट हम कभी अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते, राइट? और इसी वजह से ये सब सैंक्शंस लगा के जो आर्मी जनता है वहां की, वेस्टर्न नेशंस उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ। वहां पे जो पहले ऑंग सैन सू की थी, उनके अरेस्ट के बाद म्यांमार में अब जो मिलिट्री जनता है वो लगभग प्रो चाइनीज स्टैंस अपना रही है, जिससे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जो थ्रेट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद अगर हम साउथ की ओर चलें तो हमारे पास देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो कहानी है इसको हम कोविड-19 के टाइम से समझते हैं। कोविड-19 के दौर में साल 2019 की शुरुआत में ही श्रीलंका ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करी थी। अब कोविड की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ श्रीलंका सफर तो कर ही रहा था, बट लेकिन अगर हम श्रीलंका की इकोनॉमी को समझें, मेजरली ये टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब कोविड की वजह से जब सब ट्रांसपोर्ट बंद हुआ, सब सिस्टम बंद हुआ, तो श्रीलंका का जो टूरिज्म इकोनॉमी थी वो भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई। ऊपर से साल 2021 में अचानक से श्रीलंका गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलती है कि सारे के सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर बैन लगा दीजिए और अब से श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। अब आप एक बात समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम शिफ्ट होंगे, ठीक है, इट्स गुड फॉर द लॉन्ग रन, बट प्रेजेंटली आप लोगों को उसकी आदत तुरंत नहीं लगवा सकते।
राइट। जैसे अगर आप डिफरेंट समझो, जो ऑर्गेनिक एक फल होगा, ऑर्गेनिक एक वेजिटेबल होगी, वो उतना उसका कलर अच्छा नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रिशियस होती है, दैट्स फाइन, बट लोग उसको इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करेंगे। और श्रीलंका के लिए यही एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म एक डिजास्टर बन जाता है। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में जो पॉवर्टी थी वो डबल हो जाती है। साल 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉवर्टी थी वो 13% थी, और साल 2022 के आते आते ये पॉवर्टी बढ़ के 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो जाती है। कैन यू इमेजिन 25% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज पुअर। और जहां पे पॉवर्टी है, कोई भी आके वहां के लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। अगली बात अगर हम मालदीव्स की करें तो पीएम मोदी की आपको लक्षद्वीप विजिट सब लोगों को याद होगी। अब इस लक्षद्वीप विजिट के बाद जो बवाल हुआ था वो भी सबको याद ही होगा। और ऊपर से अब मालदीव में जो प्रो चाइनीज मुइजू गवर्नमेंट है उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, और इससे इस इंडिया आउट कैंपेन से वो पावर में भी आ गया। सो मालदीव्स इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। उसके बाद मेन कंटेंडर चाइना। साल 2020 में हुए गलवान क्लैश के बाद कई बार हम दोनों देशों की आर्मीज के बीच स्टैंड ऑफ देखे गए हैं। साथ ही अगर हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना द्वारा किया जा रहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको देखें तो वो भी टाइम एंड अगेन हर दूसरे महीने हमें सुनने को मिलता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज आर क्लैशिंग विद ईच अदर। उसके बाद चाइना अगर नेवी की बात करें तो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी की मदद से इंडिया को चारों तरफ से नेवल बेसिस बना के सराउंड करने की कोशिश कर रहा है। इससे इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है। अब दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगने वाली स्टेट नेपाल। हाल ही में नेपाल में भी जो केपी शर्मा ओली की प्रो चाइनीज गवर्नमेंट पावर में आ गई है, वो भी अपने लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और रही बात बांग्लादेश की तो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह जानना होगा कि बांग्लादेश में जो प्रेजेंट टर्मोइल हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था। और उस टर्मोइल को समझने के लिए हमें जानना होगा बांग्लादेश की फॉर्मेशन की हिस्ट्री को। चैप्टर 2, हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश फॉर्मेशन। बांग्लादेश की फॉर्मेशन की कहानी 1971 में हुई, और यह कहानी बहुत ही ड्रामेटिक और जियोपॉलिटिकली चार्ज्ड कहानी थी। इस कहानी में अगर मैं आपको मेन किरदार समझाऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया और USSR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटिश राज के बाद 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन जाते हैं तो पाकिस्तान को उस समय दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा था वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा है ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। अब दोनों हिस्सों के बीच काफी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और इवन फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे। अगर हम आज के ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे बंगाली बोली जाती है, जबकि जो अपना वेस्ट पाकिस्तान है वहां पे मेनली उर्दू बोली जाती है। इस कल्चरल डिवाइड के चलते जो अपने ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो शुरू से ही इस बात का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो फील करते थे, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था पॉलिटिकली हमेशा सीट्स की वजह से वो डोमिनेंट रहता था। अब अगली बात बढ़े तो 1971 की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई की कहानी है वो भी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक थी। अब इस कहानी के पीछे का जो भी रीजन था वो सब कुछ ईस्ट पाकिस्तान में ही शुरू होता है। अब ईस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट उस टाइम के ऊपर चल रही थी। आप 1971 का बैकग्राउंड समझिए। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट चल रहा है, और ईस्ट पाकिस्तान में इसी के बैकग्राउंड में 1970 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना था इसमें। अब 1970 के इलेक्शंस में जो शेख मुजीबुर रहमान हैं उनकी जो अवामी लीग थी वो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत हासिल करती है। पर यहां पे आपको ये देखना है कि अभी भी पाकिस्तान के दो हिस्से हैं। जो दूसरा हिस्सा है वेस्ट वाला, वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप ने उन्हें पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। अब इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में एक तगड़ा लोगों में डिसकंटेंट फैलता है, वहां पे प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं। इसके बाद की जो कहानी है वो जानते हैं हम टाइमलाइन के रूप में। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करा। अब इससे जो ईस्ट पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड एट्रोसिटीज करी गई, बहुत ज्यादा लोगों का रिप्रेशन करा गया, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और बंगाली नेशनलिज्म को भी सप्रेस करने की कोशिश करी गई।
इस सब के बाद जब रिप्रेशन आप करोगे तो डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप सोचोगे सर डेमोक्रेसी की बात आप पाकिस्तान में कर रहे हो, बट स्टिल अगर हम इसको देखें कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी और वहां की मिलिट्री उन लोगों का डिसेंट दबाना चाह रही है, तो वो लोग और प्रेशर कुकर सिंड्रोम के चलते हुए और बढ़ेंगे। इसी के चलते हुए अगला जो हिस्सा आता है इस कहानी का वो आता है अप्रैल टू नवंबर 1971 का। इस पीरियड में बहुत से बंगाली रिफ्यूजीज इंडिया में शरण लेने आ जाते हैं। अब ईस्ट पाकिस्तान में इस वायलेंस और ऑपरेशन के अगेंस्ट इसी टाइम के ऊपर एक फोर्स भी बनाई जाती है जिसका नाम है मुक्ति वाहिनी। तो अब लोग इंडिया में एंटर हो रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन समहाउ। तो इंडियन गवर्नमेंट जो फोर्स वहां पे बनी मुक्ति वाहिनी, जिसको इंग्लिश में लिबरेशन फोर्स भी बोला जाता है, उसको खुलकर सपोर्ट करने का फैसला करती है। इंडिया ने जो ईस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे उनको अपने यहां पे शेल्टर भी दिया, जो पाकिस्तान के ऑपरेशन से बेसिकली भाग के इंडिया में एंटर हो रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश और हमारा बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा पोरस बॉर्डर है। जैसे आपको पता होगा 2015 में भी हमने एक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट करा था, है ना। 2015 में जब हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट करा, हमने अपनी कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश को दी, बांग्लादेश ने हमारी इनक्लेव्स हमें जो उनके बाउंड्री में हमारी इनक्लेव्स आती थी वो हमें वापस लौटाई। तो बॉर्डर बेसिकली बहुत पोरस है। इसके चलते हुए अभी भी आपने सीन देखा होगा कि हिंदूज वहां के रिप्रेशन के चलते हुए एक नदी के किनारे बैठे हैं और हमारी बीएसएफ उन्हें बोल रही है कि भाई अभी रुक जाइए, वी आर विद यू बट वी कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू अवर कंट्री, राइट। अब अगर हम इसी कहानी के अगले मोड़ पे बढ़ें तो हमें ये कहानी जो ये लड़ाई है ये शुरू तो हो गई है, लेकिन अब इसके बाद का हमें जियोपॉलिटिकल रीजन समझना होगा। अब जियोपॉलिटिकली अगर हम उस टाइम पे समझें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस वक्त के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसका अलाइनमेंट उस वक्त चाइना के साथ था और यूएसएसआर के खिलाफ था। जो वहां के प्रेसिडेंट थे किसिंजर और निक्सन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और ओपनली दिया, और इस होप में दिया कि वो इससे चाइना के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज एस्टैब्लिश कर सकेंगे। और दूसरी तरफ अगस्त 1971 इंडिया के साथ हाथ मिलाता है यूएसएसआर। इंडिया और यूएसएसआर एक 20 इयर्स की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करते हैं, जिससे इंडिया को सोवियत सपोर्ट मिलती है और इंडिया ये डेयर कर पाता है कि हम जाके बांग्लादेश में इनकर्जन करें, ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम पे था उसमें इनकर्जन करें और एक नया देश कार्व आउट कर दे। और यूएसएसआर हमें सिक्योरिटी देता है कि अगर आप ऐसा करते हो और इसके पीछे चाइना और यूएसए पाकिस्तान की तरफ आके खड़ा होता है तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। इसी के चलते नवंबर 21, 1971 को मुक्ति वाहिनी और इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने शुरू कर दिए और इसे ही कहा जाता है फेमस ऑपरेशन जैकपॉट। यह ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन लाइंस को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगली डेट दिसंबर 3, 1971। अब इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने इंडियन एयर बेसिस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए और इसी से जो ऑफिशियल वॉर थी वो शुरू हो जाती। अब आपने इस सबको जो मूवी आई थी भुज, है ना, उस भुज मूवी में देखा होगा। अब अगली बात करें तो दिन आता है दिसंबर 4 और 5, 1971 का। अब दिसंबर 4 और 5, 1971 में अब जो अगली मोड लेती है ये वॉर, वो लेती है पानी में, समंदर में। अभी नेवल वॉरफेयर को अगर हम समझें तो आप एक कहानी इमेजिन करो, अंडमान और निकोबार में जो अंडमान सी है वहां पे खड़ा है हमारा आईएनएस विक्रांत। अब हमारे आईएनएस विक्रांत ने सारी की सारी नेवल वॉरशिप्स जो चिटागोंग पोर्ट से निकल के आनी थी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की, या इधर से पाकिस्तान की जो जानी थी उधर को, वो सब के सब को ब्लॉक कर दिया। एंड इसी से जो एक नेवल सपोर्ट था पाकिस्तान का वहां पे चिटागोंग पोर्ट, वो बिल्कुल पैरालाइज कर दिया जाता है। और इसी के बाद इंडियन आर्मी अपना एक अगला स्टेप बढ़ाती है और जिसके तहत वो ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन लॉन्च करती है, जिसमें कराची पोर्ट पर सक्सेसफुल अटैक्स करे जाते हैं। कराची पोर्ट में काफी डैमेज पहुंचाया जाता है और पाकिस्तानी नेवल कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली वीकन कर दिया जाता है। अब इसके बाद कहानी में नंबर आता है पीएनएस यानी कि पाकिस्तान नेवल शिप गाजी का, जिसको डिस्ट्रॉय करके भारतीय नेवी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर कंप्लीट सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर लेती है। नेक्स्ट तारीख आती है 8 दिसंबर 1971 की। इस दिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पर अटैक करने शुरू करे और एयर सुपीरियरिटी भी एस्टैब्लिश कर ली। अब दिसंबर 12 to 14, 1971 इंडिया ने पाकिस्तान में जो ग्राउंड ऑफेंसेस थे उनको भी इंटेंसिफाई कर दिया
अब इस पीछे का बैकग्राउंड समझिए। उस वक्त पे जो ये दिसंबर वाला टाइम था, इसका बैकग्राउंड पीछे ये था कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने सजेशन भी ली थी सैम मानेक शॉ से। सो सैम मानेक शॉ का ये मानना था कि इससे अगर कुछ महीने पहले तो भारत और बांग्लादेश में मॉनसून का टाइम होता है, तो उनसे सजेशन ली गई थी कि व्हाट इफ वी अटैक नाउ। अब अगर हम भारत थोड़े महीने पहले अटैक करता तो शायद जैसा ये इस जगह का टेरेन है, जैसा इस जगह की ज्योग्राफी है, मॉनसून की वजह से हम ये लड़ाई हार भी सकते थे। लेकिन फिर स्ट्रैटेजिकली एक्ट करा गया और ये लड़ाई जाके लड़ी जाती है नवंबर और दिसंबर के महीने में। उतने टाइम तक हमें यूएसएसआर की सपोर्ट भी मिल जाती है। तो हेंस फाइनली इंडियन फोर्सेस ने ग्राउंड ऑफेंसेस को इंटेंसिफाई करके जो ढाका था उसको सराउंड करा और मेजर सिटीज वहां की जो थी उनको कैप्चर कर लिया। अब 13 दिनों की इस इंटेंस लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर से दुनिया के मैप के ऊपर बांग्लादेश नामक एक नया देश क्रिएट करा जाता है और ये विक्ट्री इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक ही नहीं बट एक बहुत बड़ी मिलिट्री विन भी थी। इस वॉर ने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को परमानेंटली इंपैक्ट करा और पूरे क्राइसिस ने जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पावर डायनामिक्स थी उसको भी कंप्लीट तरीके से बदल दिया। जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना एक तरफ थे और यूएसएसआर और इंडिया दूसरी तरफ, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इस बात का प्रतीक है कि रीजनल डायनामिक्स और इंटरनेशनल अलायंसेस कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अब यहां तक हमने ये तो देखा कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे कैसे हालात हैं। हमने ये भी देख लिया कि जो बांग्लादेश है उसका जन्म कैसे हुआ। अभी देखते हैं कि इस इवेंट जिसे कहा जा रहा है कि भाई रीबर्थ ऑफ बांग्लादेश हो रहा है, इसके पीछे के पॉसिबल रीजंस क्या है, क्या पॉसिबल रीजंस हैं बांग्लादेश के इस टर्मोइल के पीछे। तो देखिए, बांग्लादेश में जो आज की सिचुएशन है ये काफी पहले से की गई एक बड़ी प्लानिंग का नतीजा लग रही है। खास बात यह है कि इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में जो पाकिस्तान और प्रो चाइनीज एलिमेंट्स हैं जैसे कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी, वो भी इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है। इसी जमात इस्लामी की एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है इस्लामी छात्र शिविर। उसने आज से पहले भी कई बार एंटी इंडिया स्टैंस लिया है और यही विंग अब बांग्लादेश में रिजर्वेशन की आड़ में रॉयट्स भी फैला रहा है, ऐसा भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है। अब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक जो जमात इस्लामी है उसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई सपोर्ट और फंडिंग भी दे रही है। और साथ ही जैसे आपको पता है पाकिस्तान अभी बैक कमांड किसका फुटहोल्ड आ गया, चाइना का, तो साथ ही चाइना से भी फंडिंग मिलने की इससे बात हो रही है। अब जमात इस्लामी का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो ये है कि बांग्लादेश को तालिबान की तरह एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। और अब बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स यानी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के हाथ में जो हमने तालिबान फ्लैग की फोटोज देखी हैं, ये देखकर तो हम डेफिनेटली इस बात का प्रूफ पता लगा सकते हैं। अभी अगर हम फॉर्मर जो अपने इंडियन एनवॉय थे बांग्लादेश के लिए, जो जिनका नाम हर्ष सिंगला है, उनका भी एक बयान देखें, इन सब के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। और हम अगर देखें कि ये बात कितनी सच है, तो शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद इन देशों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, उससे हम जो अपना ये शक है, इवन इफ यू आर डाउटिंग दैट कि ये नहीं इन्वॉल्व हैं, उसको और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। क्योंकि पीटर हास जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर थे टू बांग्लादेश, वो लास्ट मंथ बिना किसी को बताए बांग्लादेश छोड़कर अमेरिका वापस चले गए थे। तो ऐसे में कैसे मान लें कि अमेरिका को इस बात का पता नहीं था। एक्चुअली ये भी माना जा रहा है कि यूएसए की इस नाराजगी के पीछे वजह है उनका बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने का प्लान, जिसके बारे में जो शेख हसीना है उन्होंने कहा था कि कोई व्हाइट मैन, उन्होंने इशारों में बात समझाने की बात करी थी कि कोई व्हाइट मैन बांग्लादेश के आसपास वाले रीजन में क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। और अभी इन कहानियों को, इन लिंक्स को अगर हम कनेक्ट करें तो वो मैन कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था। पर शेख हसीना ने यह बेस बनाने से इनकार कर दिया था। और यही आप दूसरा एंगल समझो, जहां यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि भाई कोई व्हाइट मैन अपने आसपास कोई क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, वहीं उन्होंने उनका जो काउंटर पार्ट है रशिया, उसके साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की डील फाइनल कर ली। अब ऐसे में बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहां पे यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होना एक ऑलरेडी प्रेडिक्टेड मूव हम समझ सकते हैं। अब बांग्लादेश की तरह जो मिलिट्री कू करवाकर
रिजीम चेंज करने का जो सिलसिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है ना, ये वो सालों से करता आ रहा है। इसके लिए वहां ये भी बोला जाता है कि वहां की एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इसके लिए, जिसका नाम है USAID, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि यूएसए के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जहां चाहे वहां रिजीम चेंज करो। और इसके ढेरों कारनामे वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलरेडी दर्ज हैं। स्पेशली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर की हिस्ट्री को इन बिटवीन द लाइंस जाके पढ़ेंगे तो आपको ये किस्से डेफिनेटली ऊपर से ही नजर आ जाएंगे। अगली बात अगर हम करें तो काउंसिल ऑफ हेमिस्फीरिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में यूएसए ने USAID के इंटरफेरेंस से निकारागुआ में रिजीम चेंज कर दी थी। यूएसए ने करा क्या है कि वो अलग अलग थिंक टैंक्स, NGOs, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स की बॉडीज, इन सबके थ्रू उन देशों की ऑपोजिशन को मदद करना शुरू कर देता है। और इसी कहानी को फेमसली वर्ल्ड लेवल के ऊपर वर्ल्ड मीडिया ने, जो इस बात को जानता है, इसको नाम भी दिया है कि फ्रॉम ईरान टू निकारागुआ एंड फ्रॉम हवाई टू क्यूबा, इन सबकी सरकारों को वहां पे ऑपोजिशन की मदद करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बदल दिया। और ऐसे ही USAID ने ह्यूमैनिटेरियन एड की आड़ में वेनेजुएला में भी रिजीम चेंज करा था। अब 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए ने ह्यूमैनिटेरियन एड की आड़ में अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाया भी था। विकीलीक्स ने भी यह रिवील करा था कि किस तरह USAID ने मिलकर वेनेजुएला की ऑपोजिशन पार्टी को ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू सपोर्ट किया था। और इसी तरह बांग्लादेश में भी यूएसए ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज, BRAC, ये बांग्लादेश में बनाई गई एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे USAID और गेट्स, वही जो बिल गेट्स हैं, गेट्स फाउंडेशन द्वारा फंड किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की BARC यूनिवर्सिटी, जो बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन की ही एक ब्रांच है, वहीं इन प्रेजेंट प्रोटेस्ट्स का प्रेजेंट सेंटर था, वही थी इसका सेंटर पॉइंट। अब अगर इन सब में चाइना की बात की जाए तो चाइना तो कई दिनों से बांग्लादेश से खफा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स चाइना की बजाय हमें दे दिए थे। इंडिया गॉट द राइट्स टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट। साथ ही लास्ट मंथ बांग्लादेश ने चाइना को छोड़कर इंडिया टीस्टा सर्वे प्रोजेक्ट को भी हां कर दी थी। इसी का नतीजा यह हुआ कि जब शेख हसीना अपने 4 दिन के विजिट पर चाइना गई तो वहां उन्हें $5 बिलियन की एड एक्सपेक्टेड थी, लेकिन $5 बिलियन की एड के जो एक्सपेक्टेशंस उनकी थी, इसके खिलाफ उन्हें सिर्फ $100 मिलियन ही चाइना ने दिए, जिसके चलते शेख हसीना 4 दिन का जो ट्रिप उनका प्लान था उसके बजाय वो 3 दिन में ही वापस चाइना से आ गए। ऐसे में टर्मोइल के पीछे चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी मानी जा सकती है। अब अगर हम आगे बात करें कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड इट, तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेलमेट एक ड्रामेटिक टर्न ले रहा है। अब आप समझो, एक छोटा सा स्टूडेंट एजिटेशन से इसकी शुरुआत होती है, जो फ्रीडम फाइटर्स के जो वंशज थे उनके लिए सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था, और ये रिजीम चेंज तक पहुंच गया। यहां कुछ लर्निंग सबके लिए है। अब आप डेमोक्रेसी को समझिए। डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव होने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें फ्री, फेयर और सच में एक ईमानदार डेमोक्रेटिक सरकारें होना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकल एलियनेशन को अल्सरों में बदलते हुए देर नहीं लगती, जैसा कि हमने अभी बांग्लादेश में देखा। बांग्लादेश में भी युवा बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, जो एक वार्निंग सिग्नल है हमारे भारत के लिए भी। तीसरा यह कि विपक्ष को दबाने की कोशिश मत करो। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बोलते हैं कि डिफेंस इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। और एक किताब भी है कि व्हाई नेशंस फेल, डैरन जेन एंड एसीमोग्लू की, उनका मानना है कि नेशंस फेल बिकॉज दे फेल टू टेक देयर क्रिटिसिज्म। अब मानिए कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई देश है जिसमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना क्रिटिसिज्म ही नहीं ले पा रहे। अब नहीं क्रिटिसिज्म लेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव देमसेल्व्स। अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो वीकनेसेस हैं वो और गहरी होती रहेंगी, और अगर गहरी होती रहेंगी, इवेंचुअली अ डे विल कम व्हेन द इंस्टीट्यूशंस विल फेल एंड द फेलियर ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस विल लीड टू द फेलियर ऑफ दैट नेशन। इसके बाद अगर आप डिसेंट दबाओगे तो वहां की ऑपोजिशन है जो, वो और ज्यादा ऊपर बढ़ के आएगी अपने डिसेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, और यहीं से जब वहां की सरकार उनको कंट्रोल करने जाएगी तो अथॉरिटेरियनिज्म पैदा होता है और रूलिंग एलीट तानाशाह बन जाती है। अब अगली बात करें तो 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को हल्का तो कर दिया था। अब अगर माने कि भाई वही प्रॉब्लम थी तो वो तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हल्का कर दिया, और वही स्टूडेंट्स की मुख्य मांग थी। और इस पॉइंट पर यह माना जा रहा है कि भाई एजिटेशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक डेमोक्रेसी के संघर्ष में बदल दिया गया।
और हमें फिर वहां पे श्रीलंका स्टाइल एंटी क्लाइमेटिक समाप्ति दिखने को मिलती है, जैसे राजपक्सा की रिजीम का अंत हुआ था, अगर आप सबको याद हो तो। और शायद इसको ढाका में भी एंग्लो अमेरिकन मेडिएशन से ही मुमकिन करा गया है। अभी अगर हम आर्मी चीफ जनरल वकर उस जमान, जहां शेख हसीना के एक तरफ रिलेटिव माने जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि जो वहां के चीफ जनरल वकरुज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव हैं क्लोज के, वहीं हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ही इज द सेम पर्सन जो किंग्स कॉलेज लंदन के फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब बांग्लादेश में स्टूडेंट एजिटेशन से जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बनने की जो रफ्तार थी, स्पीड थी, कैसे इसका ट्रांजिशन हुआ, ये बहुत ही तेज था। और ये हम सबके सामने कुछ परेशानी वाले सवाल जरूर उठाती है, जैसे कि अगर हम इसका पैटर्न देखें तो बहुत सारी कलर रेवोल्यूशंस के साथ इसकी सिमिलरिटी है। अगर मैं आपको कलर रेवोल्यूशंस के बारे में बताऊं तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मूव था, जब यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी वहां पे उन्होंने तख्ता पलट करना था उसके लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कलर रेवोल्यूशन के अंदर करता क्या था, एक सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलाता था, कैसे वहां के ऑपोजिशन को फंड करके, और फंडिंग के बाद जब ये प्रोटेस्ट अपने पीक पे पहुंचेंगे तो फाइनली वो जिस मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां से शिफ्ट मार के आ जाएंगे, कहां पे, डेमोक्रेसी की आड़ में उनको बदलने के लिए, सरकार ही बदल दीजिए। ये पर्टिकुलरली जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत सारी सोवियत स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है। आप जॉर्जिया की बात कर लीजिए, आप यूक्रेन की बात कर लीजिए, आप किर्गिस्तान की बात कर लीजिए, आप फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया की बात कर लीजिए। अभी अमेरिकन नजरिए से बांग्लादेश डेमोक्रेटाइजेशन के लिए एक प्रायोरिटी कंट्री है, आपको यह भी यहां पे समझना होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यूएस का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, बांग्लादेश उसका एक लिंचपिन है। और यूएसए ने रिसेंटली हसीना पर दबाव भी डाला था कि आप क्वाड को ज्वाइन कर लो, और हसीना ने मना कर दिया था। अभी अगर हम इन सबके पीछे की एक एनालॉजी समझें तो एक बहुत प्यारी एनालॉजी निकल के आ रही है। आप देखिए कि थाईलैंड में कलर रेवोल्यूशन फेल हो गया, म्यांमार में इंसरेक्शन का स्टेलमेट हो गया, अब जहां की जो वो वहां की जनता मिलिट्री है वो भी चाइना की तरफ जा रही है, श्रीलंका और मालदीव्स में ऑलरेडी चाइना कंसोलिडेशन करके बैठा है। हेंस इन सब इंसिडेंट्स के बाद बांग्लादेश एज अ कंट्री की इंपॉर्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे नेशंस के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि यही बांग्लादेश सिर्फ बचा है जो उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का मेन लिंचपिन बन सकता है। और व्हाइट हाउस एक वक्त पर एक स्टेटमेंट के साथ तैयार भी था। फॉर योर सरप्राइज, जब ये इंसिडेंट नया नया मोड़ ले रहा था, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ध्यान नहीं गया था, वो तैयार था इस स्टेटमेंट के लिए। और एग्जैक्ट स्टेटमेंट में अगर आपको बताऊं कि यूएसए बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान करने की बात करता है, और वो ये बोलता है कि हम अर्ज करते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव हो। हम आर्मी की रेस्ट्रेंट के लिए भी उनकी तारीफ करते हैं। दिस मीन्स दैट जो भी वहां पे हुआ, अगर वो उसके सपोर्ट में नहीं गया, दैट यूएसए वाज ओके विद इट। अमेरिकन स्ट्रैटेजिक थिंकर लेट ज़िग्नियू ब्रेजिंस्की ने एक जियो स्ट्रैटेजी की स्क्रिप्ट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन एक नई और इंपॉर्टेंट जगह है यूरेशियन चेस बोर्ड के ऊपर। आप ये एनालॉजी भी देखिएगा कि यूरोप के अंदर या यूरेशिया के अंदर जो चेस बोर्ड है, यूक्रेन उसका बहुत तगड़ा पिन पॉइंट है, एक जियोपॉलिटिकल पिवट है, क्योंकि उसके अस्तित्व से रशिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड पावर बन सकता है। अब आप समझिए कि यूक्रेन के बिना रशिया यूरेशियन एम्पायर कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आज के टाइम के ऊपर मॉस्को यानी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो रशिया को 52 मिलियन लोग मिलेंगे, मेजर रिसोर्सेस मिलेंगे, और ब्लैक सी के एक्सेस के साथ रशिया फिर से एक पावरफुल इंपीरियल स्टेट बन सकता है। और अगर हम यूक्रेन, रशिया और ब्लैक सी को बांग्लादेश, इंडिया और बे ऑफ बंगाल से रिप्लेस कर देते हैं तो एक स्टार्टलिंग पर्सपेक्टिव मिलता है हमें। अब हम अगर इसका मिरर इमेज यहां पे देखें, सेम सिचुएशन में देखें कि रशिया, यूक्रेन और ब्लैक सी का मिरर इमेज यहां पे कैसे बन रहा है, क्या एंगल निकल के आ सकता है, तो आप ये देखिए कि बांग्लादेश है यूक्रेन, चाइना है रशिया, और बे ऑफ बंगाल है ब्लैक सी, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। Hence, the East geopolitics of Eastern Europe is being replicated in South Asia. इसलिए हम एक सेंसिटिव ग्लोबल हिस्टोरिकल मूवमेंट में हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज का इंडिया जैसी कंट्रीज के नेबर्स में रिजीम चेंज पॉलिटिक्स करना और इनमें इंटरवेंशन करना भारत के लिए 21st सेंचुरी का एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ दिस टर्मोइल ऑन इंडिया। देखिए, बांग्लादेश का ये जो टर्मोइल है वो इंडिया को जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हिट कर सकता है।
इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडियन कंज्यूमर कंपनीज जो बांग्लादेश में ऑपरेशनल हैं उनकी ट्रेड पर डेफिनेटली असर पड़ेगा और नेगेटिव तरीके से पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि इस टर्मोइल की वजह से जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ है और इससे इंडियन मार्केट्स में लगभग 300 से 400 मिलियन डॉलर का ट्रेड बूस्ट आ सकता है। लेकिन बांग्लादेश में अब रिजीम चेंज की वजह से जो इंडिया और बांग्लादेश है उनके बीच में काफ़ी सारे, आपको पता होगा, कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को काफ़ी थ्रेट पहुंचेगा। इंडिया ने साल 2016 में बांग्लादेश को $8 बिलियन का क्रेडिट भी दिया था, जिससे रेल, रोड, पोर्ट्स, ये सब कुछ वहां पे बनाया जा रहा है। इसी में शामिल है आपका अगरतला से अखौड़ा को जोड़ने वाली रेल लिंक भी। लेकिन अब इस डिस्रप्शन की वजह से इन सब प्रोजेक्ट्स में बाधा आ सकती है। इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको फेमस तरीके से चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है, उसमें भी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा हो सकते हैं, बिकॉज इट इज नाउ वेरी क्लोज और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अनस्टेबल बांग्लादेश। जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर बांग्लादेश में प्रो चाइनीज गवर्नमेंट बनती है तो उससे चाइना का इस रीजन में डोमिनेंस बढ़ जाएगा और इस चाइनीज डोमिनेंस के बढ़ने की वजह से बांग्लादेश में इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल, वह कम हो जाएगी। अब ऐसे में आपको ऑलरेडी पता है कि चाइना, भारत की जो डोमिनेंस है वो स्पेशली इन द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, फॉर दैट मैटर बे ऑफ बंगाल, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना के हमें कम करना चाह रहा है। लेकिन भारत भी इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड्स लेके आ रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर उसकी जो चाइना है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में बांग्लादेश ऐड हो जाता है तो दैट विल बी अ ह्यूज थ्रेट। इसी के साथ अगर हम दूसरा एंगल देखें कि भाई अभी के थ्रेट्स की वजह से बांग्लादेश में अगर जमात इस्लामी का डोमिनेंस बढ़ता है तो ये भी इंडिया बांग्लादेश टाइज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जमात इस्लामी का डोमिनेंस बढ़ने की वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइज मजबूत हो जाएंगे और इससे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर का सिक्योरिटी थ्रेट है वो हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आज हम प्रेजेंटली अगर इंडिया को देखें, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर गोल्डन क्रेसेंट है, हमारे राइट साइड के ऊपर गोल्डन ट्रायंगल है। अब गोल्डन क्रेसेंट की अगर बात करें, वहां की जो मेजर इकोनॉमी है वो ओपीएम से चल रही है। अब अगर मैं आपको ओपीएम के पीछे की कहानी सुनाऊं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आती है। आपको ये बात पता होगी कि ओपीएम आज के टाइम के ऊपर भारत या अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, जो ये अपना गोल्डन क्रेसेंट का रीजन है, इस रीजन में ओपीएम का होना ब्रिटिशर्स की देन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उस वक्त के ऊपर चाय की लत लग गई थी। अब आप सोचोगे चाय के साथ ओपीएम कैसे रिलेटेड है। हाँ, मैं वो बात नहीं कर रहा कि आज जैसे हम चाय के साथ ओपीएम लेते हैं, बट टी एंड ओपीएम आर रिलेटेड इन द इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को लगी चाय की लत। एक टाइम के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 से 15% जो ब्रिटिशर्स का इंटायर रेवेन्यू था वो जाता था चाइना से चाय खरीदने में। तो ब्रिटिशर्स को चाइना वालों को लत लगानी थी ओपीएम की, ताकि वो उनको ओपीएम दे के उनसे चाय ले सकें। तो ऐसे ही जन्म हुआ भारत के लेफ्ट साइड के ऊपर गोल्डन क्रेसेंट का, और उसके बाद यूएसए को जो इसकी देन है वो तो सबको पता ही है। अब अगर अगला पर्सपेक्टिव देखें कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, उससे देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया और रशिया के बढ़ते रिलेशनशिप से भी खुश नहीं है। जैसे कि इंडिया ने अमेरिकन सैंक्शंस की धमकी के बावजूद S-400 डील करी। उसके बाद जब रशिया का सबने कट ऑफ कर दिया था, उसको स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से भी काट दिया गया था, इंडिया ने उसके साथ रूपी रूबल ट्रेड करा। ऊपर से हाल ही में पीएम मोदी रशिया विजिट पर जब गए थे तो तब भी यूएसए ने इंडिया को वार्निंग दी थी कि आप ऐसा क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू वायलेटिंग इट। ऐसे में ये देखा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया पर प्रेशर बना सकता है। लेकिन साथ ही आपको दूसरा एंगल देखने की जरूरत भी है। इसी सिचुएशन को चाइना को काउंटर करने के लिए भी यूएसए अपना यूज कर सकता है। कैसे? अब मान लीजिए चाइना की डोमिनेंस को अगर उसको कंट्रोल करना है तो इस वक्त के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इंडिया को सपोर्ट भी कर सकता है, और इससे इंडिया भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना कंट्रोल कायम रख सकता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी का अगर हम ये क्लेम देखें कि बांग्लादेश के टर्मोइल के बाद लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदूज इंडिया में घुस सकते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल्स अगर हम देखें इसके पीछे के रियलिटी चेक को जाके, वो तोड़े जा रहे हैं, डेफिनेटली जलाए जा रहे हैं, स्पेशली वहां के जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में अगर शुभेंदु अधिकारी की बात सच होती है तो लाखों हिंदूज इंडिया के बॉर्डर पर आ जाएंगे, और वो हमें देखने को मिला भी। जो आपने वो बीएसएफ और बांग्लादेशी हिंदूज का सीन देखा, नदी एक बीच में जा रही है, वो बेचारे उस तरफ बैठे हैं, बीएसएफ इज स्टॉपिंग देम।
लेकिन अगर कल को ये मास में आ गए तो क्या इंडिया इस पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा? या एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि सिंस वी आर नॉट सिग्नेटरी रिफ्यूजी कन्वेंशन, क्या इंडिया को इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? अब इसके पीछे का अगर हम भारतीय लीगल कानून देखें तो सीए के अकॉर्डिंग नेबरिंग देशों के नॉन मुस्लिम लोगों को जिन पर एट्रोसिटीज हो रही हैं उन्हें इंडिया सीए के थ्रू सिटीजनशिप दे सकता है, और हमने साल 2019 में प्रोविजंस को रिलैक्स भी करा। लेकिन क्या यह करना सही रहेगा? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, जहां आज भी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अपने पीक पर है। अगर ऐसा हुआ तो क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो रिजर्वेशन एक्सेट्रा या पॉवर्टी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का कारण बनी है, क्या वो सेम चीज इंडिया में रिपीट हो सकती है? ऐसे में रिफ्यूजीज को इंडिया की सिटीजनशिप देने से इंडिया के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। और साथ ही आज तक पास्ट में बांग्लादेश में हुए जो कू हैं उनकी वजह से इंडिया में ऑलरेडी असम जैसी स्टेट्स में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स घुस गए हैं। उसके बाद रोहिंग्याज हैं, और जिससे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम के लोग बहुत ज्यादा परेशान ऑलरेडी हैं। इससे अच्छा इंडियन गवर्नमेंट को जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनके थ्रू कोशिश करनी चाहिए कि भाई बांग्लादेश में पीस एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि वहां की जो हिंदू माइनॉरिटी है उनको अपने जो राइट्स हैं उनके देश में ही सुनिश्चित करवा दिया जाए, जिससे बांग्लादेश में भी एक तो पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के टाइज भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और साथ ही हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रेशर हमें फेस करना पड़ सकता है वो करना नहीं पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं रियलिटी चेक की। तो चलिए, ये कहानी तो हमने सुन ली, अब सारी कहानी आपको पता चल गई क्या हो रहा है, क्या सीन है, किसका क्या स्टैंड है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे सवाल पूछे थे, अब उन जवाबों पे आते हैं। ये जवाब शायद वो नहीं होंगे, मैं पहले ही आपको वार्निंग दे दूं कि जो आप सब मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहे डिबेट्स को सुनकर अपने मन में ऑलरेडी एक ओपिनियन बना के बैठे होंगे, लेकिन ये जवाबों की जो हकीकत है वो जाने बगैर शायद हम इस प्रॉब्लम के रूट कॉज और उनके सॉल्यूशंस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना जरूरी है कि भारत को फॉर्मर पीएम शेख हसीना का वेलकम करना चाहिए था या नहीं। और इसमें यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू सीक पॉलिटिकल असाइलम, सर एंड मैम, जो कि 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है। अभी आप इमेजिन करो, एक नेता जिन्होंने इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस के लिए डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन करा है, एंड नॉट इवन हर फादर एज वेल, उनकी आमद पर उन्हें पूरी इज्जत मिलना इट वॉज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। इसलिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल द्वारा उनका रिसीव और वेलकम भी करा जाता है। लेकिन यहीं पे हमें स्टोरी का दूसरा पार्ट देखना होगा। आप UNDHR 1948 में ही दिए गए एक दूसरे कॉशनरी क्लॉज को समझिए। जो कॉशनरी क्लॉज है ये बोलता है कि ऊपर जो हमने आर्टिकल 14 के अंदर राइट दी है, ये सिर्फ उन्हीं मामलों में इन्वोक करी जा सकती है जहां पे नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स या UN के सिद्धांतों के खिलाफ किसी ने कुछ ना करा हो। अब ऐसे में आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझो। आज अगर बांग्लादेशी कोर्ट, वहां पे एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है, बांग्लादेश के जो कोर्ट हैं वो शेख हसीना पर प्रोटेस्ट में मारे गए 300 से ज्यादा लोगों की हत्या करने का इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही परमिशन दी थी टू कंट्रोल दैट। तो तब जाके भारत ने जो उन्हें असाइलम दिया है, रिफ्यूज दी है, उसके लिए भारत को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती। अब फिलहाल दिल्ली इस तूफान से गुजर रही है। जब तक कि कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं मिल जाता, शेख हसीना अपने बच्चों के पास या फिनलैंड नहीं चली जाती या UK नहीं चली जाती, जहाँ फिर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया भी जा सकती हैं, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा चल रही डेवलपमेंट से जो बांग्लादेश के अंदर चल रही हैं, कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई और उनके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया, देन व्हाट विल बी इंडिया स्टैंड्स। एक और भी चुनौती है इंडिया के सामने। आज मान लीजिए अगर वहाँ की सरकार बनती है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोल देता है कि भाई शेख हसीना के ऊपर इल्जाम है, इन्होंने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खुला हाथ दिया था और वहां पे 300 लोग मर गए, और उनको चार्ज कर देती है कि भाई शेख हसीना इज अ क्रिमिनल इन बांग्लादेश। तो हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि भारत और बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑलरेडी साइंड है, हमें शेख हसीना को वापस लौटाना पड़ेगा। सेकेंड, ये क्लेम है कि इंडिया ये सब देखकर सरप्राइज हुआ कि भाई हमें तो पता नहीं चला, वी वर कॉट एंड वी डिडंट नो कि व्हाट टू डू। अब अगर हम इंसिडेंट्स का रोल आउट देखें तो ये मुमकिन नहीं लगता कि भाई भारत को पता नहीं होगा, क्योंकि
लगभग 9,000 स्टूडेंट्स को बहुत पहले ही जुलाई में भारत ने वापस बुला लिया था, जो दिखाता है कि जो हमारी हाई कमीशन है वो ऑलरेडी इन इंसिडेंट्स पे नजर रखे हुए थे। इसके अलावा शेख हसीना ने अभी रिसेंटली ही अपनी कंटिन्यूअसली जो 4th टर्म है उसको जीता है, जिसमें वोटर टर्नआउट 1991 के बाद सबसे कम रहा, और 300 सीट वाली बांग्लादेश की जो नेशनल असेंबली है उसमें उनको 223 सीट्स के ऊपर सुपर मेजॉरिटी मिली। जो कुछ इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स का जब उन्हें समर्थन मिल गया उसके बाद वो और भी बढ़ गई। अब इसके चलते जो कोटास के मुद्दे थे उनके ऊपर विवाद होना तो डेफिनेट था, और बांग्लादेश छात्र लीग जो कि सरकार की एक स्टूडेंट विंग है, उसको बांग्लादेश की सरकार एक जो फाइनल नेल इन द कॉफिन करती है वो ये रहता है कि वहां का जो स्टूडेंट विंग है उसको प्रदर्शनकारियों के ऊपर मिड जुलाई में एक फ्री हैंड दे देती है। एंड इट वाज डेफिनेटली अ रिग्रेसिव मूव बिकॉज बांग्लादेश का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑलरेडी रहा है, हमेशा से रहा है वो। आप 1952 में देख लीजिए, भाषा आंदोलन के अवतार में आया। 1971 की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसमें ये एक्सप्लिसिटली एविडेंट था। तो वो मूव लेना कि भाई आप अपने छात्र संगठन को एक फ्री हैंड दे दीजिए, उसके बाद पुलिस को फ्री हैंड दे दीजिए एंड 300 लोगों की डेथ हो जाती है, दैट वाज डेफिनेटली अ अग्रेसिव मूव। थर्ड ये कि बार बार शेख हसीना के रिमूवल में फॉरेन इंटरफियरेंस है। भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसके 2 रिपरकशंस निकल सकते हैं। सबसे पहला रिपरकशन तो यह है कि शांतिपूर्ण और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट आंदोलन के कंट्रीब्यूशन को मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया डिनाई कर रहा है। और अगर हम भी ये बात मान लें कि भाई हाँ फॉरेन हैंड है, जो हमने पहले इसी वीडियो में डिस्कस करा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी ऑल बोथ द एस्पेक्ट्स। अगर हम आज ये बात मान लें जो हमने पहले डिस्कस करी कि भाई फॉरेन इंटरफेरेंस थी, फिर हम जो वहां के स्टूडेंट्स का आंदोलन में कंट्रीब्यूशन है उसको डिनाई कर रहे हैं। और सेकंड, बांग्लादेश में अगर रेजीम चेंज होती है तो हमारी उनसे दोस्ती बनाई रखने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उस इंटरिम गवर्नमेंट में 2 मेन स्टूडेंट लीडर्स इन्वॉल्व है। जैसे हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बहुत दिलचस्प बात बयां करी थी कि वन कैन चेंज देयर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। एंड इसी को अगर हम हिलेरी क्लिंटन की जो स्टेटमेंट है उसे सप्लीमेंट कर दें कि यू कैन नॉट रेयर स्नेक इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट इट टू बाइट ओनली योर नेबर्स। तो जो मैं 2 स्टूडेंट लीडर्स की बात कर रहा था, नाहिद इस्लाम और आसिफ मोहम्मद, वो दोनों अभी इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर आप डिनाई करोगे कि स्टूडेंट आंदोलन की वजह से ये सब चीजें नहीं हुई, तो कल को अगर वो गवर्नमेंट पावर में आती है, भारत उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख पाएगा। तो अभी इंडिया को इस टाइम ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हु इज द रियल कल्प्रिट। और ऐसे में एक हिंट, इंडिया आउट कैंपेन या इंडिया आउट अभियान जमात का स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर के द्वारा पहले भी चलाया जा चुका है, विच हैज वेरी क्लोज टाइज टू पाकिस्तान। बाकी समझदार को इशारा काफी है। फोर्थ, ये ब्लेम कि इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश। अभी हमें यहां ये समझना होगा कि जो ओल्ड शेख हसीना जैसी गवर्नमेंट थी उसको वापस से बांग्लादेश में बनाना विल डेफिनेटली बी अ टफ चैलेंज फॉर इंडिया, स्पेशली ये जो देखते हुए कि जो उनकी फैमिली हिस्ट्री भारत के साथ रही है या उनके रिलेशंस इंडिया के साथ रहे हैं। बट नेवरदलेस हमें यहाँ पे ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में रिश्ते व्यक्तिगत वफादारियों से बहुत दूर रहते हैं। अभी पॉजिटिव बात भारत या इंडिया के लिए यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश में हमारे डीप और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इनिशिएटिव्स ऑलरेडी हैं। जैसे कि प्रेजेंटली 5 रेलवे कनेक्टिंग लिंक्स ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं, 2 रेलवे लिंक्स ऑलरेडी हमारे प्रोग्रेस में हैं, लगभग 100 से ज़्यादा मालगाड़ियां हर महीने चलती हैं, जो कि आपस में निर्भरता या डिपेंडेंस डेफिनेटली दिखाता है। और इस चीज़ को फिर चाहे कोई भी सरकार आए, एनी गवर्नमेंट, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही हमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमने जो बांग्लादेश था उनको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया हुआ है। अब जैसे जो हम ऊपर मोंगला पोर्ट की बात कर रहे थे कि चाइना खफा है बांग्लादेश से, उस मोंगला पोर्ट को चलाने के लिए भी एक सक्सेसफुल बिड भारत ने दी थी और हम वो जीत भी गए थे। हमारे बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इन लाइन है, और अगर कल को भारत और बांग्लादेश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ये बांग्लादेश इंडिया के ट्रेड को 297% तक बढ़ा सकता है। और इसी वजह से वहां चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, भारत को यह समझना होगा, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट आए, ट्रेड, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा वहां के पॉलिटिशियंस के साथ हमारी इक्वेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगी। और हमेशा these investments, these trades will always make a strong relation and a bond between India Bangladesh. Challenges in front of मोहम्मद यूनुस। अभी लास्टली समझते हैं पेरिस से लौटे नोबेल लॉरिएट जिसको
एक वक्त पे हम सब ग्रामीण बैंक की सक्सेस से जानते थे, और अभी वो वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको हेड कर रहे हैं, उनके सामने बांग्लादेश का जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको कैसे ग्रामीण बैंक्स जैसे एक सक्सेस की ओर लेके जाएंगे, और उनको इस सक्सेस में लेके जाने के लिए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के सामने डेफिनेटली एक टफ टास्क है, ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले बांग्लादेश में उनको शांति बहाल करनी पड़ेगी। अब इसके लिए उन्हें इस्तेमाल करनी होगी पुलिस फोर्स, लेकिन यहां देखना ये होगा कि रीसेंट प्रोटेस्ट में 300 डेथ के बाद वहां की पुलिस से बांग्लादेश के लोगों को नफरत हो चुकी है। दूसरा, उन्हें वहां पे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, जिसके लिए उन्हें वहां पे एक ऐसे इलेक्शन करवाने होंगे जो जनता को निष्पक्ष लगे और दिखें भी। इनकी अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसमें खालिद हुसैन, जो फार राइट हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, और जमात इस्लामी के समर्थकों को, उन दोनों को शामिल कर लिया गया। एंड इट्स नॉट क्लियर अप टिल नाउ कि व्हाई दे हैव बीन इनकलकेटेड, एंड इनका इनकलकेशन इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ बांग्लादेश। ऐसे में ये देखना कि वो माइनॉरिटीज का जो ट्रस्ट है वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे इनकी इनकलकेशन के साथ। बट यहाँ हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि इनकी इंटरिम गवर्नमेंट में ही कई ऐसे लीडर्स हैं, जैसे एक फॉर्मल हाईली डेकोरेटेड रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, एक्सपीरियंस्ड फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वहीं पे वुमेन राइट्स के लिए लड़ने वाले बहुत फेमस सोशल वर्कर्स भी हैं। तो एक बैलेंस है, लेकिन इनको बैलेंस कैसे करेंगे हमें वो देखना होगा। तो ऐसे में इंडिया को अपने टोस पे रहना होगा और ये देखना होगा कि पूरा ग्रुप एक साथ काम कर पाएगा या नहीं, और अगर नहीं तो हमें ये नजर रखनी होगी कि नई सरकार में हवा किसकी चल रही है और किस और चल रही है। अब इंडिया ये ऑब्जर्व कैसे करेगा? जैसे एक एग्जांपल मैं इंडिया के लिए बताऊं तो हाल ही में हुआ जो मोंगला पोर्ट डील है, जो हमें पहले डिस्कस करा था, उसकी बिड तो हमने जीत ली है, बट क्या हमें उसका ऑपरेशनल कंट्रोल अभी मिलेगा? और इसे डिसाइड करने में बांग्लादेश के ऊपर कितनी फॉरेन पावर्स और कौन सी फॉरेन पावर्स का इन्फ्लुएंस रहने वाला है, ये सब हमें दिखा देगा कि बांग्लादेश की जो हवा है वो किस ओर टर्न लेती है। अब नेक्स्ट है मिलिट्री एस्पेक्ट। अभी बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसका हमेशा से पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस या रोल नहीं रहा है, बट हाँ, यहाँ पे हमें ये भी बात देखनी होगी कि वहां की जो मिलिट्री है वो हमेशा से वहां के जो राइट विंगर्स हैं उनको पसंद नहीं करती है। हेंस ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि राइट विंगर्स जमात इस्लाम वालों को इनकलकेट कर लिया गया है ना, उसके बाद हमारे पास नेवी के डेकोरेटेड ऑफिसर्स भी हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स में फिर डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी और बैलेंस लाने का काम वहां की मिलिट्री जरूर कर सकती है। अब लेकिन वहां की मिलिट्री के भी ऊपर चैलेंज है, हमें ये देखना होगा कि वहां की मिलिट्री स्टेबिलिटी एस्पेक्ट तो लेके आएगी, कहीं वो मिलिट्री खुद बीजिंग से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, क्योंकि यही वो बीजिंग है जो बार बार बांग्लादेश की मिलिट्री को इन्फ्लुएंस करता रहता है ताकि वो उसे बे ऑफ बंगाल में अपना एक्सेस देके चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पे काबिज कर दे, और इसी वजह से वो बार बार टाइम एंड अगेन वो मिलिट्री को ऑफर्स देता रहता है। नेक्स्ट है चाइना का बांग्लादेश के ऊपर इंक्रीजिंग डेट, और अगर मैं आपको फिगर्स में समझाऊं तो लगभग आज के टाइम के ऊपर बांग्लादेश की 31.5% इनकम चाइना का डेट खा जाता है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि चाइना फैक्टर का जो डेट ट्रैप है, जैसे पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो यहाँ पे कैसे बांग्लादेश उसका इन्फ्लुएंस रोकेगा। लेकिन कंक्लूजन ये है कि फॉरेन पॉलिसी में ऐसे उथल पुथल आम बात है। ये सच है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, जैसे कि इस बात को बुद्धिज्म से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि बुद्धिज्म सेज दिस लाइन कि देयर इज ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट, एक ही चीज है जो परमानेंट है, एंड वो परमानेंट चीज है चेंज। हेंस थोड़ी और कोशिश के साथ स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री, जिसमें खास तौर पर डिफेंस भी शामिल है, ये हवा भारत के पक्ष में और मजबूत हो सकती है। अब आखिरी बात बांग्लादेशियों के लिए, 47 से पहले वो भारत था, 71 से पहले वो पाकिस्तान था, और 5 अगस्त 2024 के बाद वो बांग्लादेश ही रहे, ये निश्चित करना बांग्लादेशियों की जिम्मेवारी है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।